वेलकम बैक टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। आप लोग का एक ही सबसे ज्यादा कमेंट था कि प्लीज सर हमारे जीव विज्ञान की प्रिपरेशन करा दीजिए बेहतरीन तरीके से। आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते हो, 10th के लिए बहुत कुछ करते हो, 9th के लिए करते हो, आप हमें क्यों भूल रहे हो, मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो। प्लीज हेल्प कीजिए ताकि एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। एंड देखो यार, तुम्हारे लिए हाइब्रिड तो लॉन्च नहीं कर पाया हूं, डोंट वरी, परेशान मत होना। जब तुम जाओगे बोर्ड एग्जाम वर्ष 2027 का देने, मतलब जब तुम 12th में रहोगे, तुम्हारे लिए डेफिनेटली हाइब्रिड सैंपल पेपर रिलीज किया जाएगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, अभी तो आप क्लास 11th में हो और उसके हिसाब से हम तुम्हारे सामने कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पेपर है बायोलॉजी का एंड मेरे पास 2026 का परीक्षा बोर्ड है, इसी से टोटल क्वेश्चंस कराने वाला हूं और टिक भी कराने वाला हूं। सबसे पहले इंडेक्सिंग देख लेते हैं। इसको 5 यूनिट में बांटा गया है। पहले यूनिट का नाम है जीव जगत में विविधताएं, दूसरा यूनिट है पादप एवं प्राणियों की संरचनात्मक संगठन, तीसरा यूनिट है कोशिका संरचना एवं कार्य, चौथा यूनिट है पादप कार्यकीय और पांचवा यूनिट है आपका मानव शरीर विज्ञान। तो ये 5 यूनिट है, तो मेरे 5 वीडियोस आएंगे और हर एक यूनिट में एक एक पूरा का पूरा जितने भी यूनिट के अंदर चैप्टर हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम कवर करेंगे जीव जगत में विविधताएं, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत, इसे कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम सीधे चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। एंड ये रहा आपका चैप्टर जीव जगत। ठीक है, जीव जगत में विविधताएं। तो आइए यहां से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जीव जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया है। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो इसका वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया है कि सबसे पहले इनका कहना था कि भाई साहब, सबसे पहले जिस भी चीज का नाम रखो तो पहले वंश बताना है उसका, और वंश बताने के बाद फिर उसकी जाति बतानी है। इस प्रकार से आपको नाम रखना है। एंड यहां पर एग्जाम में पूछेगा कि बताओ आम का वैज्ञानिक नाम क्या है या फिर आम का साइंटिफिक नेम क्या है। तो याद रखना मैग्नीफेरा इंडिका। यहां पर जो मैगीफेरा है ना या फिर मैग्नीफेरा जो है, तो मैगीफेरा या फिर मैग्नीफेरा ये वंश को डिनोट करता है बेटा, और ये इंडिका है वो जाति को डिनोट करता है। इस प्रकार से इसका नाम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक चीज जरूर याद रखना कि वर्गीकरण संवर्ग का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जाति आता है, फिर वंश आता है, फिर गण आता है, फिर संघ आता है। इस प्रकार से नाम रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। व्यष्टि और समष्टि पहचान से हमें सिंपल सा जीव जंतु के समानताएं और विषमानताओं को पता चलता है कि इसमें कौन कौन समानताएं हैं और कौन कौन सी विषमानताएं हैं। यही कहलाता है व्यष्टि और समष्टि। जैसे यहाँ पर देखो, पहले वंश का नाम आता है जिसे जीन्स कहते हैं, और दूसरा स्पीसीज मतलब जाति का नाम आता है। इस प्रकार से किसी भी चीज का नाम रखा जाता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैग्नीफेरा इंडिका में मैग्नीफेरा जो है ना वो वंश का नाम है और इंडिका जो है वो जाति का नाम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस और दिखाता हूं जो कि तुम्हें याद रखना है। सबसे पहले कहता है कि यहाँ पर जीव का नाम दिया है, उसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर आलू प्याज का नाम याद रखना। तो प्याज का है एलियम सेपा, मनुष्य का है होमोसैपियन। इसके बाद गेहूं का क्या है, तो गेहूं का है तुम्हारा ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम। और यहाँ पर आम का क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। ये नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे तौर पर पूछ लेगा कि बताओ मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राणा ट्रिगराना। ठीक है, ऐसे नाम याद रखना। तो बस जो जो टिक क्यों वो याद कर लो, बाकी कुछ याद मत करना। हाँ, जो बता रहा हूं बस वही कर लो, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से होना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। 7वां नंबर कह रहा है कि द्विपद नामकरण पद्धति से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देकर के समझाना है। तो द्विपद नामकरण का मतलब होता है कि सबसे पहले जिस भी जीव का नाम रखो पहले उसका वंश का नाम बता दो, फिर उसके जाति का नाम बता दो। ये कहलाता है द्विकर्ण नाम पद्धति या फिर द्विपद नामकरण पद्धति। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम था कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने जैसे कि मेंढक का नाम रखा, देखो राणा ट्रिग्राना, तो राणा जो है वंश को दिखाता है और टिग्राना जो है या फिर ट्रिग्ना जो है वो दिखाता है इसके जाति को कि इस जाति का है। बस एक दो एग्जांपल दे देना, कंप्लीट करना, अपने आंसर को क्लोजर देना। आंसर बहुत प्यारा बनेगा तुम्हारा। और मनुष्य का भी तुम लिख सकते हो होमोसैपियन। जो तुम हो ना, हम है ना, हम सब होमोसैपियंस कहलाते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। यहां से 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित को समझाना है, डिफाइन करना है। संघ क्या होता है, वर्ग क्या होता है, कुल, गण और वंश क्या होता है। तो देखो, वंश क्या होता है कि कुछ एक समान गुणों को प्रदर्शित करने वाली जातियों को वंश में रखा जाता है ना।
जब एक समान गुण दिखाए, समान प्रॉपर्टीज दिखाए, उसे एक ही वंश में रखा जाता है। जैसे पैंथारा में रखा जाता है, शेर, बाघ, चीता, ये एक ही वंश के हैं। ठीक है, जैसे वंश नहीं देखते यार, इंसान में भी होता है अलग अलग वंश। तो क्या कहता है, एक ही गुण प्रदर्शित करते हैं उसे वंश कहा जाता है। कुल क्या है, कुछ एक समान गुण वाले वंश को एक कुल में रखते हैं, है ना। एक समान गुण हो उसे एक कुल में रख देते हैं। जैसे सभी दालों को प्रतिनिधित्व करने वाले पादप, है ना, एक ही प्रकार का दाल एक वंश में आ गया, है ना। मतलब जैसे उड़दा हो, मूंग हो, आपका अरहर हो, है ना, तो ये एक ही वंश में रखा जाता है। ठीक। गण क्या है, एक या कई मिलते जुलते गुणों वाले कुल को गण में रखा जाता है। एंड ऐसे वर्ग और संघ याद रखना बस, बाकी कुछ याद मत रखना, भूल जाओ सब कुछ, सीधे कूद जाना चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले याद रखना कि पादप पोषण क्या होता है। तो सिंपल सा, पादप जगत में वे सभी जीव जो यूकैरियोटिक तथा जिसमें क्लोरोफिल होते हैं पादप कहलाते हैं। मतलब जिसमें भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है और क्लोरोफिल जिसमें हो, क्लोरोफिल का मतलब पत्ती का रंग हरा होना, है ना। तो हरा रंग क्या होता है, क्लोरोफिल का रंग, ये मैंने तुम्हें 10th में पढ़ाया था। तो जिसमें भी क्लोरोफिल वगैरह होता है वो सब पादप वाले कैटेगरी में आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, बाकी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है डायटम की कोशिका भित्ति क्या लक्षण होता है। तो डायटम की कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह दो अति व्यापित कवच होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग सेल्स से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति लसिका की बनी होती है, जिस कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं। मृत डायटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष को बड़ी संख्या में जोड़ते हैं। करोड़ों वर्ष में जमा हुआ इस अवशेष को डायटमी मृदा कहते हैं। डायटमी मृदा सफेद मतलब श्वेत, छिद्रित मतलब उसमें होल होती है, और रासायनग्राही तथा अग्निसह होती है। अग्निसह मतलब फायर प्रूफ, मतलब इसमें आग नहीं लगता है। बस इतना तुम्हें याद रखना है डायटम में। ठीक है, मेनली याद रखना कि डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो साबूदानी की तरह होती है। साबूदानी मतलब छोटे छोटे दाना होता है। साबूदाना देखियो ना, अरे खाने वाला रे, जो खाते हो बना बना के, बस उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट याद रखना यार कि वायरस क्या है। तो वायरस जीवाणु से छोटे होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। प्रोटीन कवच उपस्थित होता है, और इसमें मनुष्य में एड्स एआईडीएस एड्स रोग होता है वायरस से, है ना। एड्स के बारे में आप अच्छे जानते होंगे। चलो भाई, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, स्किप करिए। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये चित्र जरूर याद रखना, कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में पूछता है। एक एक परवार्विक जीवाणु कोशिका का चित्र, ये चित्र अच्छे से याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवक मतलब फफूंद की विशेषताएं बताना है। तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः ये विषम पोषण करते हैं। इनके शरीर की रचना थैलस के समान होती है, जिसमें धागे की समान संरचनाएं होती है, जो कि हाइफी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। संग्रहित भोज ग्लूकोज तथा तेल की बूंद के रूप में पाया जाता है, और संवहनी ऊतक अनुपस्थित होता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी कुछ याद मत रख भाई, सब तेरा काम हो जाएगा। और इस चैप्टर से और कुछ याद करने वाला है चीज है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ चलन अंग देख लो, 2023 के एग्जाम में पूछा था। पैरामीशियम और अमीबा के चलन अंग का नाम क्या है, पक्षाभ है, पक्षाभ से चला जाता है। अमीबा के चलन अंग है कूटपाद, मतलब अमीबा के पैर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मुनीरा जगत के दो लक्षण जरूर याद रखना। तो सबसे पहले सत्य केंद्रित का अभाव होता है, और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है मुनीरा जगत में। ठीक है, जगत तो सारे पता है ना, प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, ये सारे जगत होते हैं, वो चीज याद रखना। चलो, विटकर द्वारा दिए गए पांच जगत में से किन्हीं 4 जगत के नाम लिखो। अच्छा, एक चीज याद रखना, विटकर ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 5 जगत में क्लासिफिकेशन किया था। बाकी अलग अलग आए थे, अलग अलग नाम दिया था, लेकिन विटकर ने पांचों जगत बताया था। और आज जो हम 5 जगत पढ़ रहे हैं ना, मोरेना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेटी मतलब पादप जगत, जंतु जगत, वो विटकर ने ही दिया था। ठीक, तो ये देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जगत और जंतु जगत, इसे विटकर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आगे आगे हमारा अध्याय नंबर 3 पादप जगत। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन वीवीवीआईएमपी हो सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देख लेना भाई कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग होता है, क्यों। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग किया जाता है। इसका कारण है कि जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं, मतलब नॉक्ड होते हैं, और इसके बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। मतलब जो बीज होते हैं ना, फल के अंदर होते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया आम, आम का जो बीज है ना फल के अंदर है। पहले आम खाते हो, बढ़िया रसीले आम खाते हो, फिर फल अंदर मिलता है बीज, था उसे कहते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके बीज फल के अंदर ढके हुए होते हैं, उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म, है ना।
इट्स लाइक इसमें तुम एग्जांपल दे सकते हो अमरूद का, बिही का भी एग्जांपल दे सकते हो जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। और बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं, तो आम इसमें आएगा, सॉरी आई एम रियली सो सॉरी, आम इसमें आएगा एंजियोस्पर्म में। और इसमें तुम बिही का एग्जांपल दे दो, और बिही के अलावा तुम क्या दे सकते हो, जैसे तुमने अनार वगैरह खाया है तो अनार भी तुम इसमें रख सकते हो, ठीक, जिम्नोस्पर्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रायोफाइटा के लक्षण। तो ब्रायोफाइटा के दो लक्षण याद रखना। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गीली नम भूमि में पाया जाता है तथा इनकी वृद्धि में विकास, प्रजनन अंग के विकास तथा निषेचन के लिए अत्यधिक नमी की आवश्यकता होती है। शैवाल के दो प्रमुख लक्षण बताना है। शैवाल की कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी हुई भित्ति पाई जाती है और भोज्य पदार्थ का संचय माड के रूप में होता है। माड मतलब होता है माड मतलब समझो जो पानी के साथ गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे माड कहते हैं। अरे चावल में तुमने देखा होगा पहले, अब तो खैर लोग कुकर में बनाने लगे, पहले जब बटुई में खाना बनता था, बटुई मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, गंजम बनता था, तो उससे पानी को पहले पसिया जाता था, उसे माड कहते हैं ना। हो सकता है देखे होगे अगर गांव से होगे और तुम्हारी दादी लोग बनाई होंगी, तो बाकी आजकल की मम्मियां नहीं बनाती हैं सब खाना भाई। आजकल मम्मी कुकर में खाना बनाना इस्तेमाल ज्यादा पसंद करती है क्योंकि आसान होता है ना। नेक्स्ट कहता है कि एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में किस प्रकार से विभेद करेंगे, अंतर बताएंगे। तो एक बीज पत्री में सिंपल सा एक बीज पत्र पाया जाता है और दो बीज पत्री में दो बीज पत्र पाया जाता है। इसमें हमेशा समांतर शिरा विन्यास होता है, मतलब पत्तियां ऐसी होती है, देखो ये 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 इसमें हमेशा समांतर शिरा विन्यास होता है और इसमें जालिकावत शिरा विन्यास होता है। जालिकावत कैसे होता है देखना, ये 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 तो रहता है, प्लस ये ऐसे ऐसे कटा रहता है, इसे कहते हैं जालिका शिराविन्यास। पता है तुम्हें कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी अभी एमपी बोर्ड ने अपडेट करवाया है, बड़ी अच्छी एनसीईआरटी है भाई, मजा आता है पढ़ने में। जालिका और ये सित्ते शिराविन्यास सब उसमें दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पुष्पीय भाग 3 या 3 के गुण के रूप में मिलते हैं। इसमें पुष्पीय भाग 4 या 5 के सेट में मिलते हैं। इसमें पुष्पीय भाग इस प्रकार से मिला जाता है। नेक्स्ट कहता है तने में संवहन पुल बिखरी अवस्था में होती है और तने में संवहन पुल वलय के रूप में होती है, ठीक है। इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं पाया जाता है, इसमें द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। इसमें अपस्थानिक मतलब रेशेदार जड़ होते हैं और इसमें कैसे होते हैं, मूसला जड़ होते हैं। याद रखना जिसमें भी जालिकावत शिराविन्यास होता है ना, जाली के रूप में अगर पत्ती है तो समझो उसका जड़ भी जालिका के रूप में होगा, इसलिए मूसला जड़ हो जाता है, ठीक है। और जो जिसमें भी समांतर सॉरी यार, जिसमें भी समांतर शिराविन्यास होता है उसका जड़ भी समांतर होगा, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट बोला था वैसे ही है, ठीक है। उसमें भी जड़ हमेशा कैसे पाया जाता है, रेशेदार पाया जाता है। कुल मिलाकर के जो लिखा वो याद रखना, बस कंफ्यूज ज्यादा मत हो, सब सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के लक्षण बताओ। तो भाई साहब जिम्नोस्पर्म के लक्षण देख लो। जिम्नोस्पर्म का मतलब मैंने समझा दिया कि ऐसा कोई फल जिसके अंदर बीज होता है बेटा, उसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। अभी मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अभी हाल ही में मैंने कक्षा छठवीं से लेकर के 10वीं तक का एनसीईआरटी एक बार साइंस को पढ़ रखी है, इसलिए इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि छठवीं की एनसीईआरटी अभी अपडेट किया गया है और बहुत अच्छी चीज लिखी है। छठवीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना काफी मजा आएगा। और अभी हाल ही में मैंने इस चीज को कंप्लीट किया है, ये मेरा एक टास्क था कि भाई पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और जब जब कोई चीज नया पढ़ता हूँ ना, नई एनसीईआरटी नई बुक आती है, तो नॉलेज इंप्रूव होती है, इसलिए मैंने इसे पढ़ा है। और ये सब चीज जो जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ 11th में, वो सब कुछ लिखा हुआ है कक्षा छठवीं के एनसीईआरटी साइंस की बुक में, चैप्टर नंबर 3rd या 4th में लिखा है। आप भी चाहो तो आप भी पढ़ लेना, है ना। गर्मी छुट्टी में क्या करोगे, एक बार पढ़ लेना, 12th में फोड़ दोगे भाई, है ना, बहुत हेल्प मिलेगा। चलो यहां से बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ छोड़ दो। हम एक कुछ और तुम्हें बता देते हैं 3 नंबर के हिसाब से। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर याद कर लेना, जिसे कहते हैं अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी, ठीक है। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर, बस ये देख लेना, बाकी सब कुछ कंप्लीट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 4 जंतु जगत को देखते हैं, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि मछली में वायु आशय मतलब एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है। अरे गलफड़े की बात कर रहा है कि मछली में गलफड़े क्यों होती है। तो मछली में गलफड़े इसलिए होती है कि जो वायु होता है ना, तो पानी से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए उसमें गलफड़े होती है, मतलब एयर ब्लैडर होता है। बाकी इसे पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, कोई 5 जंतु संघ का नाम और उसका एक एक एग्जाम्पल देना है। जैसे तुम्हारे सामने हो गया पोरीफोरा। पोरीफोरा का मतलब हो जाएगा तुम्हारा साइकन मतलब स्पंज। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। देख पोरीफोरा क्या होता है, ये पूरा ऐसे गोला गोला रहेगा और बीच बीच में ना होल रहेगा, इसे कहते हैं पोरीफेरा। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं यार, जैसे तुमने गुज्जा नहीं देखा है, गुज्जा, गुज्जा मतलब तुमको मैं क्या समझाऊं, तकिया देखियो, तकिया, तकिया में जब
तकिया भी नहीं कर सकता यार। अरे यार जो गुज्जा देखी होगी जिसमें स्पंज रहता है, दबाने से ऐसे दबता है, एक बॉल आता है ना, वो डॉक्टर बोलते हैं दबाते रहो ऐसे ऐसे, तो वो होता है तुम्हारे प्यूरीफेरा में। ठीक है, नेक्स्ट होता है तुम्हारा प्लेटी हेलमिथीस, इसमें आता है पेनेरिया। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एनेलिडा, जिसमें आता है फेरोटीमा। नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेटा, और नेक्स्ट आता है निमेटी हेलमिथीस। ठीक है, तो ये सारा चीज याद रखना। ठीक है, ये सभी सभी जगत हैं। चलो बेटा आगे देख लेते हैं। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण होता है? तो पक्षियों के पैर, पैर में मौजूद शक्तिशाली पेशियां उड़ने में सहायता करती है। तो जो पक्षियों का पैर होता है ना, वो उसमें जो पेशियां होती है वो काफी हेल्प करती है उसे उड़ने में। पक्षियों की हड्डियां अत्यंत हल्की होती हैं तथा पेशियों को जोड़ने में अत्यधिक स्थान प्रदान करती है। पक्षियों के अग्रपाद रूपांतरित होकर के पंख बन जाते हैं। अग्रपाद मतलब जो आगे के पैर होते हैं वो रूपांतरित होकर के पंख बने हैं, पता है तेरे को? जैसे हमारे दो हाथ है ना, तो वैसे ही उसका जो अग्रपाद था, आगे का पैर था, वो रूपांतरित होकर के पंख बन गया, उससे उड़ती है। पक्षियों की त्वचा शुष्क होती है, कभी नमी नहीं होता, नमी होता तो उनका वजन बढ़ जाता, शुष्क होता है तो कभी उनका वजन नहीं बढ़ता, पानी भी पड़ता है तो भी उनके ऊपर पानी नहीं पड़ता। मतलब पानी की बारिश हुई ना, लेकिन उनके कभी भी पंख में पानी टिकेगा नहीं, याद रखना। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़ करके त्वचा को अन्य कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। मतलब उनके उनके पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है, बाकी कोई ग्रंथि नहीं होती है। पक्षियों में नौकाकार आकृति होती है, मतलब पक्षी की आकृति नाव की आकार की होती है और वायु को पीछे धकेलने में हेल्प करती है। इस प्रकार से पक्षियां उड़ती हैं, याद रखना। नेक्स्ट कहता है अंड जनन को परिभाषित कीजिए, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, अंड जनन क्या होता है? ठीक है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कहता है कि मोलस्का संघ के दो लक्षण बताना है, तो ये रहा मोलस्का के दो लक्षण। इसका देख लो, इकाइनोडोमेटा के 3 लक्षण बताना है, तो ये देख लीजिए। एंड एम्फीबिया वर्ग, एम्फीबिया मतलब मेढक वर्ग होता है, तो मेढक वर्ग के 2 लक्षण देख लो। सबसे पहले इसमें 2 जोड़ी और 5 उंगलियां युक्त पाद होते हैं। मछली के 2 जोड़ी होता है और 5 उंगली होते हैं, सॉरी मेढक के, यार मछली निकल गई गलती से, मेढक के। ठीक है, अग्रपाद पर 4 तथा पश्चपाद पर 5 उंगली होती है। मेढक के आगे वाले पैर में 4 उंगली और पीछे वाले में 5 उंगलियां होती है, असमतापी होती हैं। असमतापी मतलब होता है ठंडी और गर्मी दोनों में रह सकती हैं। चलो आगे याद रखना, कुछ इनका पैर जरूर याद रखना कि अमीबा चलता है कूटपाद से, केचुआ चलती है सीटी से, पैरामीशियम सीलिया होता है। पैरामीशियम में सीलिया मतलब क्या? पैरामीशियम मतलब जिसका आकार चप्पल के जैसे हो, उसे पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है, एंड इसके बगल में ऐसे ऐसे होता है जिसे सीलिया कहते हैं। ठीक है, केचुआ में सीटी होता है, सीटी मतलब उसके खंड खंड बटे होते हैं, इसलिए वो चल पाता है। सर्फ में पसलियां होती है, सर्फ पसली की सहायता चलती है। ठीक है, चलता है, सॉरी। एंड हाइड्रा जो है स्पार के चलते चलता है, यूग्लिना जो है कास भीति का सॉरी कसा भी का के चलते चलता है। नेक्स्ट तुम्हें याद रखना है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस, एंड इसके बाद याद रखना है अर्थोपेटा संघ के लक्षण। बस इतना याद रखना, बाकी अपने क्लास को करना कंप्लीट। तो ये था स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 1 जो कि मैंने कर दिया कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना, और एकदम रियल फीडबैक देना यार। अगर तुम्हें समझ आएगा तो ऐसे ही कंटेंट लेकर के आऊंगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लासेस में वो चीज तुम्हें समझा दें, और जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा तो हम इकाई नंबर सेकंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड बाय बाय।